Hello guys, good morning. In today's lecture we will study about the making of Germany and Italy और जर्मनी का कैसे फॉर्मेशन हुआ, टोटली कैसे फॉर्मेशन हुआ। अब इसी क्योंकि अभी हम देख रहे थे क्या कि सब मोनार्की के अगेंस्ट में थे, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की चाह रहे थे, कंजर्वेटिव भी अपना एक उद्देश्य में थे, उनका उद्देश्य अलग था। ठीक है, इन सारी चीज़ के बारे में देखें। अभी जो हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली कैसे फॉर्म्ड हुआ, इसी चीज़ के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। जर्मनी कैन बी द जर्मनी के बारे में सबसे पहले जर्मनी का देखते हैं। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, क्या देश का भविष्य आर्मी के हाथ में जाएगा। ठीक है, जर्मनी में क्या जर्मनी में हालत क्या आर्मी के पास से चला जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम द एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। कहता है 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था यूरोप में, ये कहाँ चला गया, एसोसिएशन मूव फ्रॉम इस एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन, इनसे क्या हो गया, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वे आर ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। ठीक है, तो हम देखें क्या कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, अब क्या मोबिलाइज हो गया कंजर्वेटिव, अब क्या चीज़ प्रमोट कर रहे थे, मतलब स्टेट पावर को और पॉलिटिकल डोमिनेंस, मतलब यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेंस होना चाह रहे थे। ठीक है, ये सारा किसका स्टेटमेंट, रिजॉल्व है द स्टेटमेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट, मतलब नेशनलिस्ट धीरे धीरे अभी बताएं क्या 1848 के बाद ये सब धीरे धीरे डेमोक्रेसी एवोल्यूशन धीरे धीरे ख़त्म हो गया, लोगों में अब खुद ब खुद ये सारी चीज़ का समझ आ गई। ठीक है, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मन एंड द इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। कहता है क्या ये कब देखा गया, जर्मनी और इटली दोनों क्या एक यूनिफाइड नेशन स्टेट का फॉर्मेशन, जब यूनिफाइड मतलब यूनाइटेड हो रहे थे, यूनाइट हो रहे थे। ठीक है, इसी समय ये चीज़ देखने को मिला। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर द वाइड स्प्रेड अमॉन्ग मिडिल क्लास जर्मन्स हु in 1814 tried to unite the regions of German Confederation into a nation state governed by the elected parliament। कहता है कि जैसा हम देखें कि 1848 में जो नेशनलिस्ट का जो मेनली फीलिंग्स था दैट हैव बीन जनरेटेड इन द किसके मिडिल क्लास जर्मन्स में जनरेट हुआ था। ठीक है, और वो लोग चाहते थे जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए, जो किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जाए। ठीक है, ये सारा उनका मोटिव्स था। दिस लिबरल initiative to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and military and supported by the large landowners called Junkers of Persia। कहता है क्या ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, नेशनल बिल्डिंग किसके द्वारा थी, क्या रिप्रेस कर दिया गया, मोनार्की का जो फोर्स था उसके द्वारा रिप्रेस कर दिया गया, मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, जो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स को उनको जंकर्स भी बोला जाता था, पर्सिया का जो बड़े लैंड ओनर्स को जंकर बोला जाता था। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा ये सारी चीज़ को क्या किया गया, दैट हैव बीन सप्रेस, उन लोगों को दबा दिया गया। अब देखिए क्या होती है। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद से पर्सिया अपने हाथ में ये जो जो यूनिफिकेशन का बात था, यूनिफाइड की बात था, पर्सिया अपने हाथ में ले लिया, वो खुद अब यूनिफाइड होना चाहता था। एस चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। कहता उसका जो चीफ मिनिस्टर ओटो वन जो बिस्मार्क था, ठीक है, यही सब पर्शियन आर्मी का ब्यूरोक्रेटी, ये दोनों को पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स सिंपली बोलते हैं वो लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं डेट हैव बीन, जो आपको मतलब सिंपली कहें तो क्या, जो ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ये हो गया कि जो ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, 3 wars over 7 years within Austria, Denmark and France ended in Persia victory and complicated the process of unification। कहता है इसके लिए 3 युद्ध हुआ। ठीक है, लगभग ये 7 साल तक युद्ध चले, किसके बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में, डेनमार्क के बीच में, फ्रांस के बीच में। ठीक है, और जो कहाँ ख़त्म हुआ, एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, पर्शियन इसमें जीता, और ये फाइनली अपना जो प्रोसेसन था यूनिफिकेशन का, ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा किया। In January 1871 the Persian king William was proclaimed German Emperor in the ceremony held at Versailles। कहता है क्या 1871 में, जनवरी 1871 में क्या किया, पर्शियन किंग जो विलियम वन था उसको जर्मन का एम्पायर अति कर दिया गया, वो जो एक सेरेमनी हेल्ड किया गया था वर्सेले में, ठीक उसी इशू में इसको क्या कर दिया, जर्मन एम्पायर बना दिया गया। ठीक है,
On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German state, representatives of the army, and important Persian chief minister, including Minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of Minister Place of Versailles to proclaim the new German headed by कैसर विलियम वन ऑफ पर्सिया। कहता है क्या कि वहाँ पे क्या क्या सभा हुई, उसी सभा में यहाँ पे देखिए कि उसी 18 जनवरी 1871 को एक सभा हुई थी कि उसमें प्रिंस जर्मनी का जो प्रिंस था वो शामिल हुआ, वहाँ के इंपॉर्टेंट आर्मी पर्सन का जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क था वो भी गैदर्ड हुआ। ठीक है, एक हॉल में जो वर्साइलेज में एक मिरर्स ऑफ द प्लेस ऑफ वर्साइलेज, जो हॉल का नाम था मिरर इन द प्लेस ऑफ वर्साइलेज। ठीक है, जहाँ पे क्या जर्मन एम्पायर जो नया जर्मन एम्पायर था कैसर विलियम वन और पर्सिया, उसी को दिया गया, भाग दिया गया। The national building process in Germany had demonstrated the dominance state power। कहता वहाँ जो नेशनल बिल्डिंग जर्मनी का था वो क्या डोमिनेंस पर्सन का स्टेट का जो पावर था सब वहाँ का वही डोमिनेंट होया था। The new state placed a strong emphasis on modernizing currency, banking, legals and judicial system in Germany। और का जो नया स्टेट बना ये क्या चीज़ पे ज़्यादा कर रहा था, वो करेंसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, लीगल सिस्टम पे ज़्यादा मतलब कानूनी कार्रवाई के सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जुडिशियल न्याय व्यवस्था को सही से संभाल रहा था। कहाँ, ये जर्मनी की बात है। पर्सिया मेजर प्रैक्टिस ऑफ एंड बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और कहता है ये पर्सिया का जो मेजर्स लिया गया, जो किया गया, ठीक है, ये पूरे जर्मनी के लिए एक मिसाल बन गया, पूरे जर्मनी के लिए ये एक मॉडल बन गया। मतलब पर्सिया पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बनकर रह गया। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखें। अब ये तो था, अभी दिस वी हैव स्टडी अबाउट द, ये हम लोग पढ़े किसके बारे में, ये जर्मनी के बारे में। अब इटली यूनिफिकेशन में क्या क्या, इटली को यूनिफाइड करने में इटली का क्या क्या हाथ लिया। ठीक है, इसी चीज़ को अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। कहता है कि जिस प्रकार जर्मनी का लंबा चौड़ा हिस्ट्री रहा, ठीक है, उसी प्रकार आपका इटली का भी बहुत, जर्मनी का जितना लंबा चौड़ा हिस्ट्री है इसका भी बहुत अच्छा पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन अच्छा रहा। मतलब कहने का मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री इसका भी मतलब उससे कुछ कम नहीं, बहुत सारे विरोध यहाँ पे भी हुए। इटालियंस वे स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टी स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। कहता है क्या, इटालियंस हर जगह फैले हुए थे, ये हर डायनेस्टी में थे, यहाँ तक कि मल्टीनेशनल जो हब्सबर्ग एम्पायर था उसमें भी ये इटालियन वहाँ पे थे। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th century, इटली was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by a Italian princess house। कहता है क्या कि मिडिल 19th सेंचुरी की बात करते हैं, इटली को लगभग 7 भाग में डिवाइड कर दिया गया। इटली को 7 भाग में डिवाइड किया, जिसमें एक जो सर्डेनिया पिडमोंट था, ठीक है, एक ही सिर्फ था जो इटालियन प्रिंस के द्वारा राज किया जाता था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हॉस्बर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द साउदर्न रीजन वे अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। कहता है क्या कि बाकी सब जो नॉर्थ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रियन हॉस्बर्ग के अंदर में था, अगर सेंटर की बात करें तो पॉप के द्वारा रूल किया जा रहा था, अगर साउदर्न रीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के द्वारा ये सब, मतलब कहने का मतलब वो सारे स्टेट का लगभग आधी किए का सिर्फ एक ही सार्डेनिया पिडमोंट ही थी जो इटालियन प्रिंसेस बनी हुई थी। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट रिक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। कहता कि यहाँ तक कि वहाँ इटालियन लैंग्वेज को भी मेन अथी नहीं दिया गया था, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे डायलेक्ट थे, उसी को यूज किया जा रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग 1830 गुसेपी मजेनी हैज साउट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटी ऑफ इटालियन रिपब्लिक। कहता है 1817 गुसेपी मजेनी जो सबसे पहले वहाँ पे बताया गया था, ठीक है, जब किसका फॉर्मेशन किया था, यंग इटली का फॉर्मेशन किया था। जो गुसेपी मजेनी था यही क्या किया 1830 में, ठीक है, एक प्रोग्राम लगाया जिसमें यूनिटी इटालियन रिपब्लिक, इटली के रिपब्लिक को यूनाइट करने के लिए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड सेक्रेट सोसाइटी कॉल यंग इटली फॉर डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। कहता है कि आपको ये भी पहले बताया जा चुका है कि ये किसका फॉर्मेशन किया, सेक्रेट सोसाइटी जो यंग इटली में था, ठीक है, उसका ये फॉर्मेशन किया ताकि अपने गोल्स को पहुंच सके। द फेल्यूर ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the
Mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victoria Emmanuel II to unify the Italian state through बार कहता क्या देखिए ये जो 1831 और 1848 में दोनों का जो मेंटल जो अथी हो गया था, जो ये जो सर्डेनिया पीडमोंट जो विक्टोरिया एमएल के अंदर चला गया था, ठीक है, तो ये वार के थ्रू ये लोग जीता था। मतलब कहने का मतलब लगभग इसका इटली का सारा चीज़ क्या हो चुका था, बिक ही चुका था। In the eyes of the ruling elites of this region, unified Italy offered them possibility of economic development and political dominance। कहता है क्या रूलिंग इलाइट्स की अगर बात करते हैं तो यूनिफाइड इटली पॉसिबिलिटी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए इटली को यूनिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी था। मतलब अगर यहाँ चाहिए तो इटली को यूनिफाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था वहाँ पे। चीफ मिनिस्टर कवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली बट नाइदर रिवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट। कहता है क्या वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था, जो कवर जो मूवमेंट को लीड कर रहा था इटली को यूनिफाई करने के लिए, ना ही वो रिवोल्यूशनरी था, ना ही वो डेमोक्रेट्स को अथी करने वाला था। मतलब इन दोनों में से वो कोई भी नहीं था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन इलाइट ही स्पोक फ्रेंच एंड मच बेटर ही डिड इटालियन। कहता है कि जैसे ही वहाँ पे इटालियन इलाइट्स जो भी उच्च वर्ग के लोग जो भी थे, इलाइट्स मतलब उच्च वर्ग के लोग एजुकेटेड मेंबर थे, उस लोग भी फ्रेंच बोलते थे इटली से ज़्यादा, इटालियन से ज़्यादा अच्छा। तो ये भी जो कवर जो चीफ मिनिस्टर कवर था, ये भी इसका भी वही हाल था, ये भी वैसा। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमैट अलायंस विथ फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कवर, सर्डेनिया पीडमोंट सक्सेड इन डिफेंडिंग ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। कहता है क्या एक डिप्लोमेट मतलब एक अच्छे चालाकी मतलब फ्रांस के साथ जो कवर के साथ सर्डेनिया पीडमोंट, ठीक है, ऑस्ट्रिया फोर्सेस को हराने में 1859 को हराने में ये सफल रहा था। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी मजीनी गुसिपी गरीबदली ज्वाइंड द फ्रे। कहता है क्या कि अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स के अलावा और भी बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स क्या किए, ज्वाइन किए, ठीक है, गुसिपी गरीबदली। In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in building the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। कहता क्या इन 1860 में वो क्या साउथ इटली में गए, ठीक है, और किंगडम ऑफ टू सिलीज जो किंगडम था यहाँ पे गए, और इन दोनों जगह पे ये वहाँ के लोकल पीजेंट्स थे, उनके अथी जितने उनके भरोसा जितने में ये काबिल हुए, ठीक है, जो किसके द्वारा स्पेनिश रूलर के द्वारा कवर किया जा रहा था। इन 1861 विक्टोरिया एमएल II वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। कहता क्या 1861 में, ठीक है, विक्टर एमएल II को क्या किया गया, यूनाइटेड इटली का किंग अथी किया गया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमॉन्ग whom rates of illiteracy were very high remained blissfully and aware of liberal nationalist ideology। कहता क्या जबकि और भी बहुत सारे इटालियन जो पॉपुलेशन था जो जिसका रेट्स इटालियन वे हाई उसका हाई था, ठीक है, और नेशनल आइडियोलॉजी था। द पीजेंट मास्ट हु हैड सपोर्टेड गरीबदली इन द साउदर्न इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव्ड दैट ला तालिया वाज विक्टर एमएल्स वाइफ। कहता है क्या उसका जो बात करते हैं कि जो पेजेंट्स वहाँ का जो भी सपोर्ट किया था गरीबदली में साउदर्न इटली में, ठीक है, वो लोग कभी इटालिया के बारे में नहीं सुने थे, और एंड वो लोग मानते थे कि ला टालिया था, ठीक है, जो विक्टर एमएल्स का वाइफ है, ठीक है, कभी वो इटालिया के बारे में नहीं सुना था। वो समझते कि जो ला टालिया है वही विक्टर एमएल्स का वाइफ है, ठीक है। अब देखें क्या जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये तो थे कि किस प्रकार से अब जो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में किस प्रकार का क्या हाल हुआ, ठीक है, इसी चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ब्रिटेन का क्या हाल रहा है इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। अब द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। कहता है क्या मॉडल ऑफ द नेशन स्टेट और जो कुछ स्कॉलर थे, ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन में इस चीज़ के बारे में बात की कि वहाँ का जो अथी है ये हर पूरे यूरोप के लिए जो बहुत ही अथी हो चुका था। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval or evolution।
कहता है क्या ब्रिटेन में अगर जो नेशनल स्टेट का जो फॉर्मेशन था, ठीक है, वो आप रिवॉल्यूशन का वो रिजल्ट नहीं था, वो उसका रिजल्ट उसके कारण रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग डॉन और प्रोसेस। ये किसका, ये इतने लंबे से जो युद्ध, इतने लंबे से जो अभ्यास चल रहा था, इसी का ये बारे में था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। कहता उसके बाद उसके पास कोई भी ब्रिटिश नेशन, 18th सेंचुरी में कोई भी ब्रिटिश नेशन उसके पास हाथ में नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इजराइल वेयर एथिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। कहता कि जो प्राइमरी आइडेंटिटी वहाँ के जो था, जो ब्रिटिश आइजल था, ठीक है, एथनिक वंश था, वो क्या इंग्लिश था, वेल्स था, स्कॉट था, आयरिश था, ये सब वहाँ का मेहनती था। ऑल ऑफ दीज एथिक ग्रुप्स हैड देयर ऑन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। और कहता है क्या, ये जितने एथिक ग्रुप है सबके पास अपना कल्चर था, अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। बट एज द इंग्लिश नेशन ऑस्ट्रेलिया ग्रू इन वेल्थ, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the islands। लेकिन इसका जो इंग्लिश नेशन था ऑस्ट्रेलिया ग्रू, पावर इंपॉर्टेंस इसका बढ़ गया, ठीक है, इसलिए क्या कि इस अपना जो नेशन, जितने नेशन आइलैंड जितने भी थे, सब पे अपना ये राज जमाना इसके लिए आसान था, मतलब सब पे आसानी से अपना राज ये जमा रहा था। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड द पावर ऑफ मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ ए protracted conflict was the instrument through which a nation state with England as its center came to be formed। कहता है क्या, जो इंग्लिश पार्लियामेंट था, जो पावर उसका 1688 में सीज किया था, ठीक है, वो इंड में क्या हुआ था, एट द एंड में हुआ था क्या, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था नेशन स्टेट और इंग्लैंड के सेंटर के बीच में, ठीक है, इसलिए उसके पावर को सीज कर दिया गया था। द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉट दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन of United Kingdom of Great Britain in effect that England was able to impose its influence on Scotland। कहता है क्या, इसका जो एक्ट ऑफ यूनियन जो 1787 इंग्लैंड और स्कॉट के बीच में जो हुआ था, इसका रिजल्ट ये हुआ, ठीक है, कि इंग्लैंड मतलब स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस जमाने में सफल रहा, मतलब उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे जम गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर। कहता है इस प्रकार से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, किसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था, इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा वहाँ डोमिनेट हो रहा था। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड डिसइफेक्टिव कल्चर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। और कहता है कि जो ग्रोथ ऑफ जो ब्रिटिश आइडेंटिटी था, इसका मतलब ये हुआ कि स्कॉटलैंड डिस्टिंक्ट कल्चर का था और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का था, वो धीरे धीरे वो जो भी अलग अलग कल्चर, अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, सबको ख़त्म कर दिया गया। धीरे धीरे सब कुछ वहाँ से एंड हो गया, जैसे था सब खत्म हो गया। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट द इंडिपेंडेंस। कहता जो कैथोलिक क्लैंस था, इनहेबिटेड जो स्कॉटिश हाईलैंड्स को अति सफर कर रहा था, ठीक है, ये भी धीरे धीरे क्या वो अपना, ये लोग भी अपना आज़ादी इन लोगों को मिल गया। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language, bear their national dress, and large number were forcibly driven out of the homeland। और कहता जो स्कॉटिश का जो हाईलैंडर्स थे, उन लोगों को वहाँ के जो गैलिक लैंग्वेज था उसको बोलने से मना कर दिया गया, उसके जो नेशनल ड्रेस था उसको पहनने से मना कर दिया गया। कहने का मतलब उनका जो भी कल्चर था, सब चीज़ को हटा दिया गया। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। और इसी प्रकार से आयरलैंड भी था, उसको भी यही हाल हुआ। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। कहता कि ये कंट्री था जो किसका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में डिवाइड हुआ था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। और कहता यही इंग्लिश क्या क्या हेल्प किया किसको, प्रोटेस्टेंट्स को, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को, ताकि वो कैथोलिक कंट्री पे अपना डोमिनेंस कर सके, अपना राज जमा सके। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड। कहता क्या, और कैथोलिक का जो रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में, ठीक है, इसको आसानी से दबा दिया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय द वुल्फ टोने एंड हिज यूनाइटेड किंगडम 1798, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द किंगडम इन 1801। कहता है क्या, आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टोने के द्वारा रिवोल्ट जो फेल हुआ था, ठीक है, उसका जो यूनाइटेड राजमंड 1798 में उसको फोर्सिबली क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है, कब, यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। उसके बाद क्या हुआ, अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू द
प्रोपेगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। एक नया ब्रिटिश नेशन को फॉर्मेशन किया, किसके ब्रिटिश कल्चर का जो डोमिनेंट ब्रिटिश कल्चर था उसके थ्रू एक नया नेशन का फॉर्मेशन किया गया। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक एंड द नेशनल एम्बलम गॉड सेव आवर नोबल किंग and the English language were actively promoted in the older nation state, survived only as a subnet partner in the union। और बाकी जो ब्रिटेन का जो न्यू ब्रिटेन का जो सिंबल था ब्रिटिश फ्लैग, जिसको इंडियन जैक बोलते हैं, वहाँ का नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज, ये धड़ल्ले से एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर इस प्रकार से हम देखेंगे किस प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन है, उसके बाद कुछ ही पार्ट ऑफ में ये आपका ब्रिटेन का भी स्पेशल केस, ब्रिटेन में भी क्या क्या हुआ, ठीक है, इसी चीज़ के बारे में पढ़े। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। आप किसी भी लेक्चर को कंटिन्यू, किसी भी सब्जेक्ट को लेक्चर को पूरा करके देखें। ओके, बाय।